हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बोला करो यार। ठीक है। और अभी रिजल्ट से पहले, ठीक है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है। तो होपफुली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और हम लोग उसी सोच से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सीए इंटर के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो पहले सीए इंटर के बारे में थोड़ा सा जानते हो पहले से कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह क्या हैं, पता है? अच्छा, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो, आपको पता है नया कोर्स आने वाला है। हो सकता है उस कोर्स में कुछ चेंजेस आए, शायद आपके लिए भी। फिलहाल के लिए सीए इंटर कोर्स जो अभी चल रहा है वो क्या है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट में टोटल 6 पेपर हैं अभी फिलहाल। कितने पेपर हैं? 6। और कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं, है ना? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। बस आप ये समझ लो, सीए फाउंडेशन जो आपने अभी तक किया है ना, वो तो था जिस पर डिपेंड करता था 11th 12th पे। अकाउंट्स की बात करें 11th 12th, है ना? इकोनॉमिक्स की बात करें 11th 12th, मैथ्स की बात करें वो भी पुराना ही है ना? और सिर्फ एक नया सब्जेक्ट क्या था, लॉ। और अकाउंट्स में भी कुछ टॉपिक अगर हम देखें, फिर भी आप कह सकते हो कि अगर बच्चे ने 11th 12th पढ़ी हुई है, अच्छे से करी हुई है, तो वो बच्चा फाउंडेशन क्लियर कर सकता है। बट सारी दिक्कत क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो है तो आपने पढ़ी तो हुई हैं, बट वो एडवांस लेवल पे हैं। ठीक है, एडवांस लेवल पे हैं। और मतलब ये आप समझ लो कि ये जो पढ़ाई आप करने वाले हो, अब एक्चुअल में सीए की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। जो अभी तक पढ़ाई है वो सीए की नहीं थी। वो तो सीए का क्या था, एंट्रेंस थी। अभी सीए में एंटर करोगे आप, समझ में? अभी तक एंटर नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा है कि हाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, सीए में एंट्री हो गई, तो सीए में एंट्री नहीं हुई थी, अब हो रही है एंट्री। ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई है। अब ये देखो, इंटरमीडिएट के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट का नाम पता है? एडवांस्ड अकाउंटिंग। फाउंडेशन में अकाउंटिंग था वो, है ना? जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी था, और इसका नाम क्या दे दिया? एडवांस्ड अकाउंटिंग। एडवांस्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? एडवांस लेवल पे होगा, नाम ही एडवांस्ड है। और दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट के अंदर सारे जितने अकाउंटिंग के एक्स वाई जेड तक की स्टोरी है ना, सारी एक्स वाई जेड की स्टोरी यहीं पर है। तो फिर फाइनल में क्या है? फाइनल में भी एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है, जिसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, वहां पे जितना पढ़ोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनल में, उसकी एडवांस अकाउंटिंग से रिलेशन थोड़ा सा दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही अलग हैं। सर फिर ये क्या चीज़ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? समझते हो? क्वेश्चन भी आया था इस बार एग्जाम में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो प्रकार के हैं। एक जो इंडिया ने बनाए, एक फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो फॉरेन वाले हैं ना, उसी को इंडिया ने मॉडिफाई करके इंड एस का नाम दिया। क्या नाम दिया? इंड एस। तो इंड एस लगता है फाइनल के अंदर। फाइनल के अंदर हम लोग पढ़ाई करेंगे इंड एस की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट। अच्छा, वहां पर जो है वो क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि जो कंपनीज 500 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाली होती है ना, उनके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाता है? इंड एस। तो इसलिए बड़ी कंपनीज के लिए आप लोग सीए फाइनल में पढ़ाई करोगे कि बड़ी कंपनीज कैसे अकाउंटिंग करती है इंड एस के हिसाब से। है वही बेस, यही रहेगा, बेस यही रहेगा। उससे थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स हैं कुछ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ रहे हैं वो कुछ और बातें हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का चीज़ें वहाँ पर चेंज है इंड एस में। एडवांस्ड अकाउंटिंग ग्रुप 1, 100 नंबर का पेपर। और आपको पता है 100 नंबर में 70 मार्क्स का क्या आना है? डिस्क्रिप्टिव। पता है आपको ये बात? 30 मार्क्स के क्या आने हैं? एमसीक्यूज। हाँ, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट एमसीक्यूज आसान नहीं होते। ये एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज नहीं है जो आप लोगों ने अभी तक, चलो अकाउंट्स में तो एमसीक्यूज देखे ही नहीं आपने अभी फिलहाल। ठीक है, जो आपने इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज दिए हैं वैसे एमसीक्यूज नहीं है। वो लेवल अलग है, पूरी स्टोरी है। पूरी स्टोरी डाल के 2 नंबर देंगे आपको, बट वो 2 नंबर में पूरी स्टोरी सॉल्व करके फिर उसके बाद 4 ऑप्शंस हैं और वो आपको लिखना है अपना आंसर। मतलब तुक्के के नंबर मिल सकते हैं, बट तुक्का भी क्या है कि 4 ऑप्शंस होंगे, वो ऐसे तुक्के रखेंगे कि आप
कंफ्यूज हो जाओगे, यार तुक्का भी मारे तो कौन सा मारे। चारों ऑप्शन आसपास होंगे, बिल्कुल ऐसे नजदीक वाले। ये है जो एक लेवल आ जाता है। 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, एडवांस अकाउंटिंग। फिर आ जाता है दोस्तों आपका लॉ। लॉ, बिजनेस लॉ, है ना। जो लॉ सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपके कोई बहुत सारे लॉज हैं। मेन फोकस किया गया कंपनीज एक्ट पे, और जो बाकी के एक्ट हैं और भी हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज के और एक्ट होते हैं, वो सारे इसके अंदर आपके कवर होंगे। ज़्यादा बेहतर आपको लॉ वाले टीचर बताएंगे। ये भी 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का एमसीक्यू। अगला सब्जेक्ट आ जाता है टैक्सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार। बट दिक्कत क्या है कि इंस्टीट्यूट इस पेपर को का लेवल ही अलग सेट करता है। इन सारे पेपरों को अलग रख दो और टैक्स के पेपर को अलग रख दो, ऐसा लेवल सेट करता है। तो आप समझो मैं कैसा कहना चाह रहा हूं। मतलब अभी तक पिछले, अगर मैं 8 अटेम्प्ट की बात करूं, पिछले 8 अटेम्प्ट सीए इंटर में टैक्स का पेपर कभी इजी नहीं आया। इजी नहीं आया मतलब टेक्निकल आया है। क्या आया है? टेक्निकल। टेक्निकल यानी बच्चों से उनकी उम्मीद ये है कि बच्चों को एक एक स्टोरी पता हो, एक एक नॉलेज पता हो। और वो तभी हो सकती है जब आप आंखें पूरी चौकन्नी और क्लास में आवाज़ सुन रहे हो बातों को, तभी हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मैं मेरी बात पे रिएक्ट तो कर रहे हो, मेरी बात को सुन तो रहे हो, है ना, बट आपका ध्यान कहीं और है। और वो चीज़ जो होती है, नहीं ऊपर से नहीं जा रहा, जा आपके दिमाग में ही रहा है, बट क्या है कि तुम्हारा दिमाग कहीं और भी चल रहा है साथ साथ। उस वजह से तुम लोग उसको ग्रास्प नहीं कर पाते, और एग्जाम में ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जो उस वक्त पढ़ाई गई होगी। और ऐसा हुआ है बच्चों के साथ, हर बार होता है। तो टैक्सेशन के पेपर के अंदर एक एक मिनट की अंदर जो भी मैं बोलूं पूरी क्लास के अंदर, वो सब आपको एग्जाम में आ सकता है। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। टैक्स के पेपर में 100 नंबर का पेपर, पहाड़ जैसा कोर्स, सबसे ज्यादा कोर्स इन सारे सब्जेक्ट में से टैक्स का है। वो आपको मॉड्यूल देख के, जब आप स्टडी मॉड्यूल देखोगे ना इंस्टीट्यूट्स के, तो सबके सबसे ज्यादा मॉड्यूल इसका ही होगा, टैक्स का। बाकी सबके 2 या 3 होंगे, टैक्स का 5 होंगे, अकेले टैक्स के ही 5 होंगे। तो आप समझ सकते हो कि इसकी मेहनत अलग ही लेवल पे होगी। फिर अच्छा, इसमें भी यही है, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स एमसीक्यू। ठीक है। अच्छा, फिर ग्रुप 2 आ जाता है दोस्तों। ग्रुप 2 के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा पहला पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें फाइनेंशियल आप लोगों ने आज तक अकाउंटिंग करी है, बट वहां पर प्रॉफिट लॉस निकालना आपका ऑब्जेक्टिव रहा है, हाँ या ना। बट ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें प्रॉफिट निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है वो निकालना आपका ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप ये निकाल पाओ कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से कितना कमाते हो आप। प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है, बट एक प्रोडक्ट पे निकालना है। अच्छा, वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं ना, यहां पर प्रोडक्ट वाइज। इसलिए हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉस्ट की शीट, जिसके अंदर हम लोग कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। बड़े लेवल पर, सीनियर लेवल पर ये काम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को दिया जाता है। सीएमएस, जो सीएमएस कहलाए जाते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एक सीएमए होते हैं। बट आज के टाइम पर सब लोग एक दूसरे का काम करते हैं। कोई सीए कर रहा है, कोई काम सीएमए कर रहा है, सब मिलकर कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा इसमें भी सेम, ठीक है, सब में है। अच्छा, अगला सब्जेक्ट है, अच्छा अगर मैं ये बात बोलूं कि प्रैक्टिकल, तो ये सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल है, कह सकते हो। थ्योरी अभी है, क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीटली क्या है? थ्योरी है। बट उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? केस स्टडी, केस बना के आपको सॉल्व करना होता है। ऐसे ही लॉ, लॉ तो कंप्लीटली थ्योरी। और टैक्स की बात करें तो टैक्स कभी भी कंप्लीटली प्रैक्टिकल नहीं रहा, हमेशा क्या रहा है? एक मिक्सचर रहा है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। इस हिसाब से देखा जाए तो 150 नंबर का क्या बना? प्रैक्टिकल, और 150 नंबर का क्या बना? थ्योरी। अगर मैं अगले सब्जेक्ट की बात करूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद हमारा 5th सब्जेक्ट जो यहां पर आता है वो आता है ऑडिट। पता आपको? ऑडिट ग्रुप 1 का डेंजर जोन टैक्स है, और ग्रुप 2 का डेंजर जोन है ऑडिट। आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि ये डेंजर सब्जेक्ट हैं। इनसे डरना नहीं है, इनका सामना करना है, और उसको करने के लिए एफर्ट बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में डबल करने हैं। ऑडिट,
ठीक है। प्रैक्टिकली बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करें ऑडिट, आपको इंटर लेवल के बाद जब आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे तो ऑडिट ही तो करनी है। तो ऑडिट जो है क्या होता है, मैं अपना एक स्टूडेंट आपको बुलाऊंगा, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले मिलके गया वो लड़का। दो लड़के आए थे, दो बच्चे आए थे, इंटर क्वालिफाई हो चुके हैं, वो फाइनल में है। और वो ऑडिट का एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो मैंने कहा कि तुम क्लास में आना। मतलब मज़ा तो तभी है ना जब बाकी बच्चे जो जो इंटर लेवल पे हैं वो ये जाने कि ऑडिट में होता क्या है प्रैक्टिकली। मज़ा तो तब आएगा जब ये जानोगे। ऑडिट में थ्योरी वाली बात अलग है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है ना, क्या क्या होता है, क्या क्या आपके साथ हादसे भी हो सकते हैं, है ना, क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, पैसे वगैरह, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली बताओ थोड़ा सा। तो मैं चाहता था कि उनको बच्चों को बुलाऊं, फिर वो उस दिन बच्चे ना कम आए थे क्लास में तो मैंने मना कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब क्लास एक रखेंगे हम मर्ज, तब मैं बुलाऊंगा। ठीक है। ऑडिट के बाद हमारा अगेन एक अनदर एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है एफएम एंड एसएम। पता है आपको? एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएम यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों एफएम प्रैक्टिकल है, एसएम थ्योरी है। ये कंप्लीटली थ्योरी है, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। तो आप इस हिसाब से लगाओ। तो इंस्टीट्यूट ने बहुत ही सिस्टमैटिकली 150 नंबर का प्रैक्टिकल, 150 नंबर का थ्योरी इधर, और 150 नंबर का प्रैक्टिकल, 150 नंबर का थ्योरी इधर। तो कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि यार ग्रुप 1 बेटर है या ग्रुप 2 बेटर है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है तो स्कोर करने का चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं है, सब में इक्विवेलेंट चांस है। वहां पे डरा के रखा है टैक्स ने, और यहां पे डरा के रखा है ऑडिट ने। एफएम और एसएम ये बहुत स्कोरिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत स्कोरिंग है अगर आपको समझ में आ गया तो। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत स्कोरिंग है अगर समझ में आ गया तो, प्रैक्टिस करनी है बस। अकाउंट्स बहुत स्कोरिंग है, मैं खुद कहता हूं अकाउंट्स बहुत ही स्कोरिंग है। गारंटी 60 प्लस एग्जाम्शन आराम से आएगी, मिनिमम है 60 प्लस। आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे, अब देखना 60 प्लस आराम से आते हैं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा, टैक्सेशन के अंदर 60 प्लस पहले तो बड़े आसानी से आते थे, मेरे पास सारे रिजल्ट्स हैं टैक्स के अंदर, 80 80 85 भी आए हुए हैं। बट टैक्स के अंदर अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका रीज़न ये है कि अब वो बच्चों का लेवल नहीं रहा है। वो बच्चा ना उस तरीके से मेहनत नहीं करना चाहता, एफर्ट करना चाहता। अब ये वाले बच्चे आए मेरे पास, ये जो बैच करंट बैच है बहुत ही बढ़िया बैच है। अब इनमें ज़रूर कुछ बच्चे निकल सकते हैं, ये अभी माधव और इनका जो ग्रुप है, सिर्फ माधव ही नहीं बहुत सारे बच्चे और भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। और अब आगे तुम लोग ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो बैच और बेहतरीन हो जाएगा। तो भाई आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो फर्स्ट डे से। और वो बच्चे ऐसे हैं जिनको होमवर्क दिया ना, उनको पता है कि होमवर्क करना है, मजाक नहीं लेना। मैं मजाक चाहे करता हूँ क्लास के अंदर जो मर्जी करूँ, बट होमवर्क के टाइम पे होमवर्क, वो तुम लोग मुझे जानते हो। तो टैक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, सीरियसली लोगे तो ये आप लोगों को सीरियसली लेगा, अगर आपने नहीं लिया सीरियसली काम खत्म है। और इंटरेस्टिंग बहुत है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको टैक्स लगेगा, इस बात की मैं आज से ही कमिटमेंट करता हूँ, गारंटी देता हूँ। 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपका पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, और आप देखोगे सबसे ज़्यादा एनालाइज करोगे तो टैक्स आप कहोगे सबसे इंटरेस्टिंग है। बट सबसे टफ सब्जेक्ट भी टैक्स ही है, सबसे ज़्यादा कोर्स भी टैक्स का ही है। एक दिन की छुट्टी होती है, और एक दिन की छुट्टी के अंदर बीच में आता है पेपर टैक्स का, एक दिन की छुट्टी होती है, अगले दिन पेपर। सोचो, और टैक्स पूरा रिवाइज करना बहुत बड़ी बात है, पॉसिबल ही नहीं है, बच्चे नहीं कर पाते रिवाइज। तुम्हें लग रहा है एक दिन में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा तुम लोगों ने ये कर लिया था एक दिन में, एक दिन तो यहाँ पे भी छुट्टी मिली थी। अकाउंट्स का तो चलो कर ही लिया होगा, अकाउंट्स तो पहला हो गया, उसके बाद एक एक दिन में हुए, लॉ हो गया था एक दिन में पूरा हो गया था रिवाइज। और मैथ्स और इको तो हो ही गया होगा उसमें तो, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, ये बात मैं अभी लिख कर देता हूँ, आप पूरा रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। एक बार रिवीजन नहीं चलेगी, कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4 तो अगर हो गया तो बेस्ट है, 3 से 4 रिवीजन चाहिए कम से कम अगर सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है। खास बात यह है, इन बोथ ग्रुप्स को अगर आपको निकालना है तो देखो, इसमें तो आपको पता ही है कि मैं जो सब्जेक्ट लेता हूँ वो ये 2 सब्जेक्ट लेता हूँ, जीएसएम, ठीक है। बाकी आपको पता है लॉ का आपके सामने है प्रकाश सर, और ऑडिट भी प्रकाश सर लेते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पंकज सरोगी सर लेते हैं, एफएम भी पंकज सरोगी सर लेते हैं, ठीक है। अब एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन की अगर हम बात करें, अच्छा मैं इस पूरे सब्जेक्ट की एक बात और बात करूं, अगर बोथ ग्रुप देते हो, जैसे बच्चे पूछते हैं सर बोथ ग्रुप तो करना चाहिए सिंगल करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। बोथ ग्रुप का एडवांटेज क्या है,
क्या पता है बोथ ग्रुप का एडवांटेज क्या? यस, तो आपको एडवांटेज ये है कि अगर मान लो सपोजिंगली कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं, इसमें एडवांस अकाउंट्स में आपके 40 मार्क्स हैं, लॉ में भी आपके 40 मार्क्स हैं, और टैक्स में भी आपके 40 मार्क्स हैं, मिला के तो कितने बने? आप सब्जेक्ट वाइज तो सब में पास हो, बट आप फेल हो, इन एग्रीगेट फेल हो, क्योंकि आपको कितने नंबर चाहिए? 150, 50% चाहिए होते हैं, 150 नहीं बने। बट दोस्तों, अगर आपका इस ग्रुप के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर मिला के 180 मार्क्स बन गए ना, कितने बन गए? 180। और मेरे स्टूडेंट्स में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्या कि एक दूसरे ग्रुप्स ने पहले ग्रुप को, या पहले ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को क्या दे दिया? एडवांटेज दे दिया कि दोनों मिलकर निकाल दिया। ऐसा कई बार हुआ है। एक दो सब्जेक्ट आपके 80 प्लस वाले होने चाहिए जो आपको 80 प्लस दिला दें। अगर एक दो सब्जेक्ट आपके 80 प्लस वाले हो गए तो आपको पूरे बोथ ग्रुप निकलने के 100% चांसेस है, 100%। कई बार बच्चों के साथ ऐसा हुआ, बट ये याद रखना है कि कम से कम हर सब्जेक्ट में 40 नंबर तो चाहिए ही पास होने के लिए। और 40 नंबर लेके आना बहुत ही इजी है, 40 नंबर लेके आना, बट सिर्फ मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। ये बात तो आपको फाउंडेशन में भी पता चल गई होगी, जो कि मैं बोलता रहा शुरू से। बच्चे मानते ही नहीं है, क्या करें? बच्चे वो जब देखते हैं, जब सिचुएशन बनती है, तब उनको समझ में आता है बात, सर ने बोला तो सही था, हमने माना ही नहीं बात। और मैं ये बोलता हूँ बच्चों को कि आप लोग, अरे ऑनलाइन में बच्चे बैठे हैं, सॉरी बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया। कौन कौन बैठा है ये? हमजा अली, हमजा अली, और है गौतम। अरे वाह, ऑनलाइन बैठे हो, ठीक है। बेटा ऑफलाइन आना चाहिए आप लोगों को, क्यों नहीं आए? अब बोथ ग्रुप्स में तो समझ में आया ना, ये बोथ ग्रुप का एडवांटेज है। अब सिंगल ग्रुप का नुकसान क्या है? अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो ना, तो दिक्कत क्या है कि आपको अगला अटेम्प्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैन 27 देते हो सिंगल ग्रुप, ठीक है, तो मई 27 तक आपका सेकेंड ग्रुप की तैयारी नहीं हो सकती। सो ऑटोमेटिकली आपका मई 27 तो गया, क्योंकि आप जैन 27 के लिए सिर्फ एक ही ग्रुप की पढ़ाई करते रहे, एक ग्रुप पे फोकस कर लिया। बट हुआ क्या कि मई 27, जनवरी में पेपर दे दिए, मान लो अच्छे भी हो गए पेपर, ठीक है, मान लो अच्छे भी हो गए पेपर, मई 27 में आप ग्रुप नहीं निकाल, ग्रुप 2 की तैयारी कर नहीं पाओगे, कि कोई भी एकेडमी 3 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट नहीं करा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ये कमिटमेंट फेक कमिटमेंट है। अगर 3 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है तो होगा क्या? मई 27 को बच्चा दे नहीं पाएगा, और मई 27 नहीं दे पाएगा तो ऑटोमेटिकली किस में चला गया? सितंबर 27, तो आपके 6 महीने बर्बाद। और अगर यही तरीका आप पहले से ही कर लेते, क्या अभी से ही आप बोथ ग्रुप की तैयारी करके चलो, चाहे बाद में आपने डिसाइड किया टीचर्स के साथ डिस्कस करके कि मैंने सिंगल देना है, वो तो बाद में डिसाइड कर सकते हो, है ना? तो मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूँ, इसमें मेरा कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं है, बल्कि मुझे तो नुकसान है, क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि ग्रुप 1 ही बच्चा पढ़े, तो मेरे सब्जेक्ट तो ग्रुप 1 में है। मैं तो यही चाहूंगा कि ग्रुप 1 पढ़े बच्चा, ग्रुप 2 क्यों पढ़ रहा है? अबे छोड़ो, ग्रुप 1 में पढ़ोगे तो मैं ग्रुप 1 में ज़्यादा स्कोर दिलवाऊंगा, और वो होगा भी। बट अगर मैं एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि स्टूडेंट को कहां फायदा है, स्टूडेंट का फायदा बोथ ग्रुप देने का ही है। अभी तैयारी बोथ ग्रुप की करो, कल को अगर लगता है कि नहीं सर बोथ ग्रुप नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट, तो आप सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करा लो। एग्जामिनेशन फॉर्म तो आप बाद में भर सकते हो, हाँ या ना? वो तो बाद में ही भरना होता है। तो उस वक्त आप एग्जामिनेशन फॉर्म के समय आपको क्या करना होता है? सिंगल ग्रुप डिसाइड करना होता है। और अगर आपने सिंगल ग्रुप डिसाइड कर लिया तो आप सिंगल दे देना। और आपने फिर क्या होगा, मान लो आपने सिंगल दे दिया, अब आपने बोथ ग्रुप की तैयारी की वजह से, प्रेशर की वजह से आपने ग्रुप 2 की पढ़ाई तो कर रखी है, तो भगवान करे अगर जैन 27 क्लियर होता है तो मई 27 दूसरा ग्रुप 2 दे दोगे। और अगर दोनों, मतलब मान लो ये क्लियर नहीं होता, तो आप दोनों दे सकते हो मई 27 में। वो तो तभी दे सकते हो ना जब आपने तैयारी ऐसे करी हो। अब बच्चे एफर्ट करना नहीं चाहते, बच्चों को लगता है सर अभी अभी एफर्ट करने का क्या फ़ायदा, इतने इतने बोथ ग्रुप। अब देखो बोथ ग्रुप में क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा, ये बात तो तुम्हें शुरू से ही लेकर चलनी पड़ेगी। शाम कब है रात कब है ये नहीं पता चलेगा तुम्हें, ये तो है, एफर्ट तो लगेगा बोथ ग्रुप में, और होमवर्क भी होंगे, खासकर मेरे तो होंगे ही होंगे, टैक्स और अकाउंट्स के, बाकी का सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, बट लॉ में तो चलो थ्योरी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग का होगा होमवर्क, अकाउंट्स और टैक्स का होगा ही होगा, ये तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, एफएम का होगा,
ठीक है, इनका होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में तो रिवाइज ही करना है, तो होमवर्क तो होंगे और वो सब चीज़ें मैनेज करनी होंगी। कम से कम 7 से 8 घंटे, 7 घंटे की क्लासेस होंगी, 6 से 7 घंटे की। और आपके लिए कॉलेज ही है, फिर आप कॉलेज लाइफ यही है, सुबह से लेके शाम तक बैठे रहो और फिर उसके बाद बीच में लंच वगैरह लेकर आओ। और अभी फाउंडेशन में तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, 2 घंटे में आए पीठ दर्द हो गई बस, ये वो, ये अब नहीं चलेगा 2 घंटे के अंदर। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आ जाना, फिर मिलते हैं। गौतम ओके बेटा, चलो मैं आगे बात करता हूँ। सीए इंटर की तो बात हो गई, ठीक है, मेहनत के लेवल की बात कर ली। फाउंडेशन और इंटर की मेहनत में बहुत फ़र्क है, बट हाँ मेहनत कंसिस्टेंटली करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, मेरे साथ आप बात कर सकते हो, आपको मैं पास करा के दिखाऊंगा। यहीं बहुत बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है आपके कंसिस्टेंट एफर्ट पे, सब डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। सिर्फ कनेक्शन बनाए रखना, कनेक्शन बनाए रखोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, और मैंने भी सीखी और मैंने भी अपने टाइम पे की। मैं जब भी पढ़ता था, जब मैं कहीं पे पढ़ता था, तो मेरे लिए कोई ना कोई एक सपोर्टिंग रोल में हमेशा एक बंदा होता है। एक सपोर्टिंग रोल आपको साथ में चाहिए, चाहे आपके कोई भाई हो, बहन हो, पापा मम्मी, जो उस सीए कोर्स के बारे में जानते हो, जो आपकी क्या करते रहे, हेल्प करते रहे, या फिर आपके टीचर्स में से कोई, जिनकी आप हेल्प लेकर आपको क्या है वो एक उंगली पकड़ के, होता ना एक ज़रूरत पड़ती है कि यार मुझे गाइड करते रहे कि कैसे कैसे आगे करना है, लाइफ आगे कैसे, करियर कैसे बनेगा आगे। क्योंकि हम एक्सपीरियंस है तो हम उस चीज़ का फिर बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि बस बच्चे आगे बन जाए यार सीए। हमारे लिए तो वही एक बहुत बड़ी गुडविल है कि बच्चे जब सीए बनने के बाद मिलने के लिए आते हैं, बस यही चाहिए हमें, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं अभी जो बात करने वाला हूँ वो टैक्सेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का जो डेमो क्लास था वो टैक्सेशन का था, टैक्सेशन सीए इंटर टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में। और मैं आपको एक बात का वार्निंग देना चाहता हूँ, मैं बाहर भी बता चुका हूँ सबको। टैक्सेशन सब्जेक्ट में बेटा आप लोग भी सुनना, हमजा और गौतम, टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, आ गया है आप लोगों के लिए। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको कैसे करना है। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या है। अभी इनकम टैक्स एक्ट अभी तक 1961 चल रहा था, जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ने मॉडिफाई कर दिया है एक नए एक्ट के अंदर जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम सुन लो। प्रॉब्लम ये है कि ये मई 27, सितंबर 27 से एप्लीकेबल हुआ है, यानी जो बच्चे मई 27 का एग्जाम देंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। और आपका अटेम्प्ट कौन सा पड़ रहा है, जैन 27। प्रॉब्लम क्या है कि भगवान ना करे अगर आपने जैन 27 में फेल हो गए तो आपको मई 27 में दोबारा सीए इंटर का टैक्सेशन सब्जेक्ट फिर से पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पे क्या पढ़ना पड़ेगा, 2025। और मेरा मानना ये, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरी, अगर तुम एडवाइस मानो, कि मैं जैन अटेम्प्ट देता ही नहीं। रीजन, मैं इनकम टैक्स एक्ट क्यों पढ़ूं जिस एक्ट को आगे पढ़ना ही नहीं, जो एक्ट ही खत्म, ये तो एक्ट खत्म हो गया ना, इस एक्ट का तो रेलेवेंसी क्या हो गया अब, जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं चाहता तो यही हूं कि बच्चा आगे जाके इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्यों पढ़े, क्योंकि फ्यूचर में तो अब ये एक्ट है ही नहीं ना, तो बच्चे जाएं सीधा मई 27 में। बट ये आपके ऊपर मैं सब छोड़ता हूं, और अभी फिलहाल के लिए मैं जैन 27 का ही टारगेट दे रहा हूं। मैंने आपको एक एडवाइस जरूर दी है मई 27 का टारगेट करने के लिए, उसके लिए हम लोग इनकम टैक्स की अलग क्लासेस भी लेंगे, 2025 के लिए अलग काम करना पड़ेगा, मतलब इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम जैन 27 का टारगेट लेके करेंगे, बट साथ में अगर आप लोगों ने मन बना लिया कि सर मई 27 करेंगे, तो बीच में मैं सेशन स्टार्ट करूंगा किसका, बीच में ही सेशन स्टार्ट करूंगा किसका, इनकम टैक्स एक्ट 2025। और वो कब स्टार्ट करूंगा पता है, जो बच्चे मई में एग्जाम देके जाएंगे, क्योंकि उनका तो ऑटोमेटिकली मई में बनेगा ही बनेगा, उनका तो मई 27 ही बनेगा। अभी तक बुक्स लॉन्च नहीं हुई है, सीए इंस्टीट्यूट ने बुक लॉन्च नहीं करी है इनकम टैक्स एक्ट 2025 की, नई बुक्स नहीं आई हैं अभी तक। तो जब तक वो बुक सामने नहीं आएंगी, हम लोग बिना बुक के बिना कोर्स देखे थोड़ा ना करा सकते हैं आपको।
इसलिए फिलहाल के लिए आपको पढ़ना तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही है, ये रिजल्ट आने के बाद। समझ में आ रहा है? बट कुछ टाइम के बाद बीच में जाकर हम लोग, अगर आप मई 27 का प्लान करते हो, और जो कि करना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि आगे तो है ही नहीं ना, ये एक्ट ही खत्म हो गया, तुम उस कानून को पढ़ के करोगे भी क्या, जो कानून ही क्या हो गया, खत्म। कल को प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 कोई पूछेगा ही नहीं। प्रैक्टिकली आपको क्या पता होना चाहिए, 2025। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये एक पॉइंट है, ये बात डिस्कस हम कर सकते हैं रिजल्ट्स के बाद, आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, ठीक है? मैं अपनी तरफ से सबको एडवाइस बोलता हुआ चलूंगा, ताकि बाद में ये प्रॉब्लम आएगी तो आप दंग हो जाओगे, वो वाली दिक्कत ना आए। क्योंकि छोटा मोटा चेंज नहीं है ना। एक तो होता है अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स तो एवरी ईयर आते ही हैं, वो तो अलग चीज़ होती है, वो तो हर साल पढ़ाते हैं, हर अटेम्प्ट के लिए पढ़ाते हैं अमेंडमेंट्स। मैंने फिर से डाले हुए अपने अमेंडमेंट्स में डालता हूँ चैनल पर, बट ये तो अमेंडमेंट नहीं है, ये तो पूरा कानून ही अबॉलिश हो गया ना, एक नया कानून आ गया। हालांकि पूरा बेस जो होगा ना कानून का वो सेम रहेगा, मतलब पढ़ाने का तरीका, कंटेंट सिमिलर होगा, उसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ सेक्शंस के नाम क्या हो गए चेंज, नए सेक्शंस के नाम आ गए। जैसे मान लो मैं पहले कोई 16 सेक्शन पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, वो 16 की जगह पे अब क्या हो गया होगा, हो सकता है 22 हो गया हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम जरूर है, इसलिए मैं आपको पहले से ही आपको बता चुका हूं कि भाई अब ऐसे होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है? चलो इस बारे में चर्चा रिजल्ट्स के बाद हम करेंगे, ठीक है? अच्छा, नाउ टैक्स की बात कर रहा हूं। सर आप बोल रहे हो टैक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बताओ। देखो ये देखो, टैक्स जो है क्या, पहले तो ये बताओ टैक्स है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। हाँ, तुम टाइप बता रहे हो, मैंने कहा टैक्स क्या है और क्यों है। क्यों दे रहे हैं? अरे बट ना दो ना, ये गवर्नमेंट की कोई दादागिरी है क्या? गवर्नमेंट किस बात के लिए मांग रही है? क्या चलाने के लिए? पंखा चलाने के लिए? तू ऐसे घुमा घुमा के बोल रहा पंखा चलाने के लिए? हाँ, क्या चलाने के लिए? इकोनॉमी चलाने के लिए, देश चलाने के लिए उनको क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए कि नहीं? हाँ, तो टैक्स, क्या मैं कह सकता हूँ टैक्स एक गवर्नमेंट का क्या है? बेटा साथ साथ नोट करना, टैक्स एक गवर्नमेंट का क्या है? रेवेन्यू है। बोलो यस और नो। और ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? ये गवर्नमेंट को मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है टैक्स, जो कि कहाँ यूज होता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वंदे भारत आई है, ये सब चीज़ें, पैसे कहाँ से आए हैं इतना? ये टैक्स से आया। हमारे देश के पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आया वो सब टैक्स रेवेन्यू से आया, और टैक्स हमारे पेरेंट्स ने दिया, मैंने दिया, है कि नहीं? तो आप लोग भी फ्यूचर में दोगे, तो ये टैक्स है। दोस्तों, जैसे फैमिली को चलाने के लिए घर के हर मेंबर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कल को तुम नौकरी करोगे, तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे? अरे छोड़, तू अपना कमा, ऐसा है? नहीं, वो कहेंगे कुछ, अब वो कहें ना कहें, हो सकता है वो ना कहें आपको कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, बट आपका खुद का एक गिल्ट नहीं आएगी कि पापा मम्मी यार कैसे यार आप अपना वो पुराने वही कपड़े पहने हुए मैं आपको लेके देती हूँ, या मैं आपको लेके देता हूँ नए कपड़े। आपकी 1.5 लाख रुपए की सैलरी हो महीने की, और आप अपने ऊपर ही आईफोन ले रहे हो, कभी कुछ ले रहे हो, हाँ, अपने घर वालों को देखा नहीं आपने की, देखोगे ना तो आपका मन करेगा यार उनको मैं अच्छी चीज़ें लेके दूँ, अच्छी फैसिलिटीज़ दूँ। बोलो हाँ या ना? उन्होंने इतना कष्ट उठाए हैं आज तक तुम्हारी पढ़ाई के लिए, थोड़ा सा हमें भी अब उनको थोड़ा लग्जरी देनी चाहिए, थोड़ा घुमाने फिराने ले गए, कभी डिनर करा दिया जिसमें खर्चा तुमने पे कर दिया। जब सैलरी होगी सोचो तो सही, ये सब चीज़ें होंगी। तो ऐसे ही देश को चलाने के लिए हर मेंबर का, मेंबर कौन है? आप, मैं, हम सब क्या हैं? मेंबर्स हैं, इस देश के मेंबर्स हैं। इसलिए जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे अच्छी हवा नहीं मिलती, बट हमारी उम्मीदें हैं सरकार से कि अच्छी हवा के लिए कुछ करे, वो करे वो करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना यार। कहाँ से आएगा वो पैसा? हमारे ही दिए गए टैक्स से आएगा। समझ गए बात? आज चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, है ना, ये सारे पे खर्चा चाहिए, वो खर्चों के लिए पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास टैक्स से आता है। कोई बोले ना तुमने अपने देश के लिए क्या किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने देश के लिए क्या किया, है ना, क्या करते हो तुम लोगों ने, कुछ किया, सेवा करी किसी की, कभी करी? सच सच बताना। हाथ में पैसे होंगे, कभी गरीब को देखा तो तुमने दिया उसको? नहीं दिया। तुमने उसको बेसिक नेसेसिटीज दी?
नहीं दी। तो तुमने क्या किया, तुमने बोलना है कि हमने टैक्स दिया। हमारे पेरेंट्स क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। ये कोई सेवा से कम है क्या? ये टैक्स लगता कहाँ पे है? ये रोड जितने बन रहे हैं वो उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। आज 26 जनवरी को हम लोग जो दिखाते हैं, क्या हमारे पास ये एयरक्राफ्ट्स हैं, ये शिप्स हैं, ये हमारे पास टैंक्स हैं, ये पैसा आया कहाँ से है? हमारे ही दिए गए टैक्स से आया। और कहाँ से आया है? बोलो। सो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं सोशल वेलफेयर। क्या? सोशल वेलफेयर। बेटा मुझे एक बात बताओ, टैक्सेशन, अच्छा आपकी जो अब क्लास होंगी ना, उसमें कैमरा क्वालिटी और जो आवाज़ है इसमें भी चेंजेस आ गए होंगे, क्योंकि अभी पहले आप वो दूसरे उसमें आवाज़ आप लोगों की भी आती थी ना, है ना? अब जो रिकॉर्डिंग होगी इसमें ये जो है सिर्फ मेरी होगी। इसमें आपकी आवाज़ अगर आप हंसोगे भी ना तो आवाज़ नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग का लेवल क्वालिटी भी अच्छी हो गई है अब पहले से। अच्छा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, जैसे कि पेंशन। क्या? पेंशन। आपको ये बात पता है, पेंशन्स हमारे देश में बुढ़ापा, सीनियर सिटीजन्स को क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। आपको पता है हमारे देश में विडोज़ को पेंशन मिलती है। हमारे देश में हैंडीकैप्ड लोगों को या डिसेबल्ड लोगों को क्या देती है सरकार? पेंशन। बहुत ज़्यादा तो नहीं देती बट देती तो है, 1500, 1000, 2000 जो भी देती हर महीने। अब ये जो वो पे कर रहे हैं, कहाँ से पे कर रहे हैं मेरे भाई? टैक्स से। अच्छा मुझे बताओ, डिफेंस, हमारा देश अपने टैक्स के रेवेन्यू का 30% से ज़्यादा, 30% मतलब 30/100, आउट ऑफ 100 30 रुपीज़ कहाँ लगाते हैं हम? डिफेंस में। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी, हमारा पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान मोर देन 60%, 60% पैसा किस पे लगाता है? डिफेंस में। मतलब जितना वो कमाते हैं ना, 100 रुपये में से 60 उनको, क्योंकि लड़ाई किसी से नहीं करनी, उनको सिर्फ एक ही देश से लड़ाई करनी है। उनको आगे पीछे कोई नहीं दिखता। उनको कह रहा है अच्छा अफगानिस्तान भी मार रहा होगा ना उनको, ना 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 ना, हमें तो इंडिया से पंगा है। इंडिया क्यों ऐसे बैठा है भाई? इंडिया ने किया होगा अफगानिस्तान को? वो तो हमारे दोस्त हैं अफगानिस्तान। उनको अफगानिस्तान, उनको किसी देश से पंगा नहीं है। उनको बस ये है कि इंडिया कैसे खुश है या इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है, बस उनको इंडिया से चिढ़ है। और ये तो बात आपने देखा होगा, उनके वहाँ के पॉलिटिशियंस बोलते हैं आपको और कुछ है ही नहीं, इंडिया क्या कर रहा है वो है। इंडिया अगर अच्छा तरक्की कर रहा है तो आप क्यों नहीं तरक्की कर रहे? आपको ये है, इंडिया को क्यों देखते हो हर चीज में? बस उनको इंडिया से चिढ़ है, बस और कुछ नहीं। अब वो देखो ना, बांग्लादेश पहले तो हमारा दोस्त बन गया था, अब बांग्लादेश को फूक डाल डाल के वहाँ पे दंगे करवा दिए। अब वहाँ पे दंगे हो गए, अब आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। फिर से पाकिस्तान की डिमांड हो रही है कि अब क्या हो, वो वापस उसको पाकिस्तान, पहले ईस्ट पाकिस्तान था ना वो, अब उसको वापस क्या है, वो वहाँ पे दंगे करा दिए, मुसलमानों को अलग कर दिया, वहाँ के जो हिंदूज भी रहते थे वहाँ पे उनको बड़ी तकलीफें हुई, वो वापस आए, बंगाल में आए, कुछ लोगों को जाने नहीं दिया, वहाँ पे कैद कर रखा है, किसी को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब दंगे हो रहे हैं वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से। खुश थोड़ी ना वहाँ पे लोग। तो पॉइंट ये है कि पहले अच्छा खासा चल रहा था, अब एकदम से ऐसा होना स्टार्ट हो गया। ये चल, अब डिफेंस में पैसा कंट्रीब्यूट करता है, हर देश कंट्रीब्यूट करता है डिफेंस में। तो डिफेंस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स के लिए। और क्या चीज़ है बताओ, और क्या चीज़ है? हेल्थ, है ना, यानी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की बात करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पता है ना, एम्स, एम्स हमारे देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल में नाम आता है एम्स का। फैसिलिटीज़ वाइज देखा जाए तो बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़। बेचारे एम्स के रिसेप्शन पे ही लोग सो रहे हैं। हाँ, रिसेप्शन काउंटर होता है ना, जब ये कोविड आया था ना, कोविड में तो पूछो ही मत क्या हुआ था। वहाँ तो वो सीढ़ियों पे सो गए लोग, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं थी। कोविड की तो चलो बात अलग है, कोविड का तो सिचुएशन ही अलग थी, बट उसके बाद भी अगर हम लोग आज भी देखें तो एम्स में कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। बट आपको पता है वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स कहाँ पे आते हैं? एम्स में। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स, इंडिया के तो हैं ही हैं, वो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स भी एम्स में आते हैं विजिट करने के लिए। हालांकि फैसिलिटी देखते हैं तो उनको चिढ़ मचती है, बट अब एक बात बताओ, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, चाहे वो अंबानी का हॉस्पिटल है, एक फोर्टिस है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, यहाँ से अगर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए ना कि भैया हमसे नहीं हो रहा, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो इलाज कहाँ होता है? एम्स में होता है उसका इलाज। है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है कि जो ये ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास है। इतना पैसा कहाँ से आता है? वो हमारे ही दिए गए टैक्स से। कोई हमने कम नहीं दिया हुआ है। तो आपके पेरेंट्स अगर टैक्स दे रहे हैं अच्छी बात है, कल को आप टैक्स दोगे अच्छी बात है, पर आपके दिमाग में ये है कि पॉलिटिशियंस ना खाएं बस। अब वो चीज़ तो खानी है, उन्होंने कुछ परसेंटेज तो लेना ही है, बट जितना देश को हम लोग देंगे
उसमें कुछ परसेंटेज किसको जाएगा, हमारे देश की ही तरक्की की तरफ जाएगा। और सबसे ज़्यादा इस वक्त मुद्दा जो है, मैं मानता हूँ, अगर मेरे सामने कोई पॉलिटिशियन बैठा हो, मैं कहूँगा भैया एक ही मुद्दा है, एयर क्वालिटी अच्छी करो। सबसे बड़ा मुद्दा है। दिल्ली एक कैपिटल है, और दिल्ली कैपिटल जैसे सिटी में आप ये सोचो कोई बाहर से आता है, क्या गालियाँ देगा यार। 350 एयर क्वालिटी, शर्म आनी चाहिए यार। एवरेज है ये 350, मतलब अभी अभी ठीक हो गई एयर क्वालिटी, ये 350 एवरेज है जो अच्छी है। ये अच्छी नहीं है, ये उधर के हिसाब से भी बुरी है। वहाँ पे यूके में एक बार 60 एयर क्वालिटी आ गई। कितनी हो गई? 60। यूके के एयरपोर्ट पे, लंदन में एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट आ गए, अलार्म बज गए। क्या? वी आर वेरी मतलब सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वी रिग्रेट कि हम आपको एयर क्वालिटी क्या दे रहे हैं, 60 पुअर क्वालिटी दे रहे हैं, सॉरी। 60 पर उन्होंने अलार्म्स बजा दिए, हाई अलर्ट कर दिया 60 पर। और यहां देखो 700, 850। भाई ये मीटर मीटर नहीं है कि कितना मेजर करने का कोई लेवल नहीं है, वो कैटेगरी खत्म हो गई। 350 के बाद तो हैजर्डस है, हैजर्डस 350 के बाद। और उसके बाद भी हम लोग जी रहे हैं। देखो हमारा इम्यूनिटी देखो नहीं, हम तो आदमखोर लोग हो गए। नहीं, हाँ, हमें साफ साफ देश तो हमें से लिया ही नहीं जाता। साफ देश में कहाँ चले गए, या साफ एरियाज में कैसे चले गए? यहाँ तो एयर क्वालिटी ऐसी आदत पड़ गई कितनी, हाँ यार बड़ा बढ़िया लग रहा है यार। बचपन में ना हम लोग जब वो पटाखे फटते थे ना, तो हम लोग धुआं जानबूझ के सूंघते थे। अब तो आदत ही पड़ गई उस चीज की अब तो धुआं ही धुआं है हर जगह। बड़ा ही प्रॉब्लम है। बट यस, एयर क्वालिटी वाइज हमें करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लगना चाहिए। एजुकेशन में बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज चाहे पुअर है, बट गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। पता है आपको ये बात? आज भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को 20,000 रुपये की सैलरी दी जा रही है, 25,000 की सैलरी दी जा रही है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को मिनिमम स्टार्टिंग ही 80 से स्टार्टिंग है, और उसके बाद लाख लाख रुपए में जाती हैं सैलरीज। मतलब 50 तो आप कह रहे होगे, शायद बेसिक की बात कर रहे होगे, बाकी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, अलाउंसेस, परकोजेट्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी टोटल में महीने की 80,000 बन जाता है आराम से। और साल के 1.5 लाख रुपए की सैलरी मैंने सुनी है गवर्नमेंट की, ये जो टीचर्स हैं। और क्या बोलते हैं, स्पेलिंग्स क्या बोलते हैं देखा होगा इंस्टाग्राम पे, ये हाल है गुल्लू गुल्लू गूगल को जी तो ये हाल है। अब टैक्स जो है, इसके अंदर दो प्रकार के टैक्स हैं जो हमारे देश के पास आते हैं, लिखो। एक है डायरेक्ट टैक्स, और एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन, पता है आपको, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। बोलो यस और नो। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। बताओ हाँ या ना। मतलब मेरी इनकम, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, पता है ना। मेरी इनकम पे टैक्स आप दे दोगे? बोलो प्लीज, प्लीज दे दो ना यार। नहीं दोगे, आप नहीं दोगे। आप कहोगे सर आप कमा आप रहे हो टैक्स, हम क्यों दें? बोलो यस और नो। बट इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, समझते हो? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, जैसे जीएसटी में क्या करता है, एक दुकानदार अपना जीएसटी का बर्डन कस्टमर पे डालता है, उससे मांगता है, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। दैट इज वाई ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन क्या करते हैं, शिफ्टिंग। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्टिंग नहीं होती है। क्या इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स ना प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, प्रोग्रेसिव का मतलब है अगर आप अमीर हो तो आपका टैक्स क्या होगा, ज्यादा। अगर आपकी इनकम कम है तो आपका टैक्स भी क्या होगा, कम। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। आप अमीर हो या गरीब, टैक्स सेम ही रहता है। जैसे एक दुकान पे एक BMW कार से उतरा हुआ स्टेशनरी के पास जाता है कौन, स्टेशनरी के पास जाता है कौन, एक BMW कार से उतरता है एक इंसान, और वो जाता है स्टेशनरी वाले के पास। सामने BMW गाड़ी खड़ी, नई BMW, और वो स्टेशनरी वाले ने देखा, 10 रुपए का पेन लेने आया था वो, ठीक है। उसने बोला पेन दिखाना। उसके दिमाग में आया यार ये इसके लिए तो 10 रुपए क्या ही चीज़ है,
उसने 1000 रुपये मांग लिए पेन के, कह रहा आप 1000 रुपये देना। उसी समय एक रिक्शे वाला आया, बेचारा फटा हुआ कपड़े पहने हुए, ठीक है, गरीब, पैसे नहीं थे, ठीक है, और पेन चाहिए उसको भी। उसने कहा पेन चाहिए, उसने देखा यार कपड़े हैं नहीं, बेचारा गरीब है, 1 रुपये का पेन दे देना। ऐसा होता है? नहीं। आप अमीर हो या गरीब, जो प्रोडक्ट के अंदर टैक्स है वो क्या रहता है? सेम। प्राइस भी क्या रहता है? सेम। हम प्राइस चेंज नहीं करते हैं। बोलो यस और नो। तो क्या मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है? रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। कौन सा? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में आप अमीर हो या गरीब हो, टैक्स विल रिमेन सेम। आप अमीर हो या गरीब हो, टैक्स विल रिमेन सेम। बताओ यस और नो। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में हम कह सकते हैं इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कैसे? कोई एग्जांपल है? डायरेक्ट टैक्स से क्या कमोडिटी के प्राइसेस पे इंपैक्ट करता है? इनडायरेक्टली। कैसे? कुछ तो लिखा है, कुछ तो लॉजिक होगा, है ना? वही लॉजिक ढूंढना है, क्या होगा बताओ। नहीं? अच्छा चलो मैं बताता हूं, इधर देखो। आज इनकम टैक्स अगर बढ़ गया तो आपके पास पैसे कम नहीं होंगे। अरे बोलो, इनकम टैक्स का रेट ना अभी 30 है, मान लो सडनली गवर्नमेंट कहती है 50% कर दिया, तो आपके पास पैसे जो सेविंग्स होंगे, हाथ में पैसे जो होंगे वो कम होंगे। हाथ में पैसे अगर कम होंगे तो क्या परचेजिंग पावर कम नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। इनकम टैक्स बढ़ने से परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? परचेजिंग पावर अगर कम हो गई तो क्या डिमांड कम नहीं कर दोगे? किसकी? गुड्स की। कौन से गुड्स की? नॉर्मल गुड्स की, लग्जरी गुड्स की। इनकी डिमांड क्या कर दोगे? कम। डिमांड कम कर दी, सप्लाई तो कांस्टेंट चल रही है ना, डिमांड कम कर दी, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, सो दैट डिमांड बढ़ जाए। तो प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? कम। कुछ समझ में आ रहा है? तो क्या टैक्स बढ़ाने से प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है? यस। बट क्या कोई भी देश ये काम करता है? नहीं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी है जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। सुना है आपने? एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी। ये फिस्कल ही तो है। टैक्स बढ़ा दो, आप प्राइसेस को क्या कर सकते हो? कंट्रोल। बट क्या कोई भी सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो क्या वो अगली बार वोट उसको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता। किससे किया जाता है पता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। किससे? मॉनेटरी। मॉनेटरी क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स, वो लोन महंगे कर देते हैं। लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों, इंक्रीज इन टैक्स प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही अगर टैक्स कम हो जाए तो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो वही है ना, कांस्टेंट, तो डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ताकि डिमांड कम हो जाए, डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट कर जाए, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बोलो यस और नो। प्राइसेस को बढ़ाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इनडायरेक्ट टैक्स में, तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स तो लगता ही कमोडिटी पर है। अगर जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा, जीएसटी कम तो प्राइस भी कम। बोलो यस और नो। सो क्या मैं कह सकता हूं इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी? बोलो यस और नो। कैसे? अगर आज जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा, जीएसटी कम तो प्राइस कम। बोलो यस और नो। जीएसटी ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, जीएसटी कम तो प्राइस कम। जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स बढ़ने से प्राइसेस को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, कम होता है। इसलिए इनडायरेक्ट इफेक्ट है और ये डायरेक्ट इफेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनवर्स रिलेशनशिप कह सकते हो। वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है, वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में
हमारे देश में एक अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करती है, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसको बोलते हैं CBDT। पता है आपको ये बात? भाई आपको क्या लगता है, मोदी जी डिसीजन लेते हैं इनकम टैक्स में ये चेंज करना है, या निर्मला सीतारमन, ये जो मैडम ने जो बजट सुनाया है, इनको पता चलता है इन्होंने क्या बोलना है? इनको खुद को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, फालतू का बजट निकाल के टाइम पास करती हैं। ये रिकॉर्डिंग जानी नहीं चाहिए। नहीं तो कल को मेरे घर पे बुलडोजर लग जाए। CBDT डायरेक्ट टैक्सेस अथॉरिटी है जो कि पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़े लिखे वो लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स में कुछ भी चेंज करना है तो वो ये डिसाइड करते हैं। निर्मला मैडम नहीं डिसाइड करती। निर्मला मैडम का काम है बोलना, ठीक है, अनाउंस करना, वो करेंगी वो, क्योंकि अंदर की बातें उनको नहीं पता चलेंगी, क्योंकि उसके लिए नॉलेज अच्छी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी, और वो इस अथॉरिटी के पास है हमारे देश में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अच्छी बात है ना, एक झटके में इकोनॉमिक्स में पहुंच गए, सही है ना बेटा? इकोनॉमिक्स का पूरा रिलेशन टैक्स से है। ये टैक्स सब्जेक्ट निकला कहाँ से है? इकोनॉमिक्स से ही तो निकला है। इकोनॉमिक्स से ही सब चीज़ें निकलती हैं। आज आप बात करो, इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर वर्ड है और उसी के अंदर एक छोटे छोटे पोर्शंस हैं, टैक्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स ही तो है वो, सब चीज़ें इकोनॉमिक्स है बेटा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC, ये एक अथॉरिटी है जो क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है। हमारे देश में टैक्स को मैनेज करने के लिए, इनकम टैक्स वगैरह डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए CBDT है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए CBIC है। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं? इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, जो हम कमाते हैं हम ही देंगे। ऐसे ही हाउस, जिसका घर होगा वो देगा ना। मेरे घर का टैक्स तुम भरोगे? है ना, नहीं ना। तो इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, और ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्स होता है एक। क्या होता है? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट होता है कंपनी का टैक्स, कंपनी का टैक्स। ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस है। पहले वेल्थ टैक्स भी होता था, वेल्थ टैक्स एबॉलिश हो चुका है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है? एबॉलिश मतलब खत्म हो गया वेल्थ टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल्स क्या है? GST सबसे इंपॉर्टेंट। एंटरटेनमेंट टैक्स अबॉलिश हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स अबॉलिश हो गया जब GST आया था, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो गया। एंट्री टैक्स खत्म हो गया, परचेज टैक्स खत्म हो गया, लग्जरी टैक्स खत्म हो गया, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स खत्म हो गया। ये सब टैक्स खत्म हुए हैं कब? GST आने। GST ने मर्डर कर दिया इन टैक्सेस का। क्या किया? मर्डर। सच में, मैं 2017 में GST जब आया ना, तो ये सारे टैक्सेस, क्योंकि यार मोदी जी ने बोला था ना, 1 नेशन 1 टैक्स, तो वो चाहते थे कि कुछ टैक्सेस खत्म हो जाए। तो 18 टैक्सेस का खून हुआ, 18 अकेले दम पे। GST एनिमल अकेले ने 18 बंदों को मार दिया, जिसमें कुछ अदमरे हैं अभी भी, और वो है वैट। हालांकि लिस्ट में तो वैट भी है कि वैट खत्म हो गया, बट दोस्तों वैट अभी भी लगता है, पता है आपको? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये लगता है अल्कोहलिक लिकर पे और पेट्रोलियम आइटम्स पे। किस पे लगता है? अल्कोहलिक लिकर पे और पेट्रोलियम आइटम पे आज भी वैट लगता है। अच्छा, वैट पता है कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। GST कौन लगाता है? दोनों, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। आपको बता दूं, GST का रेट पूरे देश भर में एक ही है। अगर इस पेन पर GST का रेट 18% है ना, तो दिल्ली में भी 18 है, तमिलनाडु में भी 18 है, बॉम्बे जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, वहां पे भी 18 है। बट वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, अभी से नहीं, शुरू से स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। और वो 2 प्रोडक्ट्स पे लगता है, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम पे, अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ अधमरा है, क्योंकि अभी बाकी सारे प्रोडक्ट्स में तो खत्म हो चुका है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या बोला, कह रहा 2 प्रोडक्ट दे दो हमें, एक लिकर क्योंकि उस पर बहुत कलेक्शन होती है, और एक पेट्रोलियम, ये 2 प्रोडक्ट हमें दे दो। अच्छा, इसमें अपनी मर्जी से ये लोग वैट लगा लेते हैं, और अपनी मर्जी से वैट लगाते हैं इसी वजह से हर स्टेट में इन दोनों चीज़ों के प्राइजेस आपको अलग अलग मिलेंगे। लिकर के और पेट्रोल के जो प्राइजेस है ना, हर स्टेट में क्या मिलेंगे? अलग। क्यों? क्योंकि वैट कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लगाता है। इज दैट क्लियर?
वैट के अलावा इनडायरेक्ट टैक्स जो है, अच्छा लिया किससे जाता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर से लिया जाता है। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो आप ही से ले रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन क्या कर रहे हैं, शिफ्ट। तो जीएसटी हो गया, वैट हो गया, कस्टम ड्यूटी, पता है आपको कस्टम ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब भी हम कोई गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो सरकार हमसे क्या लेती है, कस्टम ड्यूटी लेती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे। ये बात समझ में आती है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे कस्टम ड्यूटी, और वो कस्टम ड्यूटी कौन देता है, इंपोर्टर देता है। इंपोर्टर किसके ऊपर बर्डन डाल देता है, तुम पे। अगर आज मैं एक इंपोर्टर हूं, तुम्हारे लिए खरीदा, मैं आईफोन इंपोर्ट करवा रहा हूं, चाइना से इंपोर्ट करवाया आईफोन, और तुम मेरे क्या हो, कस्टमर हो, तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम पे बर्डन डालूंगा ना ड्यूटी का। मैं अपनी जेब से कहां से दे दूंगा, तुम पे डालूंगा वो बर्डन। बोलो यस और नो। सो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे और भी हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही लिखते हैं। और भी मैं बात करूंगा, बट आज क्योंकि क्लास हमारी ज़्यादा हो नहीं पाई, ज़्यादा कर आज हमने डिस्कशन पे भी किया, और क्लास लेट स्टार्ट किया, हालांकि मैं टाइम पे आ गया था। ठीक है, अब बताओ टैक्सेशन के अंदर ये आपको याद करना है, ये आपको मैं बता दूं, पिछले 3 अटेम्प्ट में, लगातार नहीं, अगर मैं देखूं गैप्स में, 3 अटेम्प्ट में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। क्या, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और कभी कभार आ जाता है फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आ जाता है, फीचर्स। फीचर्स भी आप यहीं से लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। और डिफरेंस आ जाता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये 2 नंबर का आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है। तो बताओ एक बारी फिर से याद हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है, हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्टली प्राइजेस को इम्पैक्ट करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा, जीएसटी कम तो प्राइस कम। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में सीबीडीटी है जो मैनेज करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में सीबीआईसी है। डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल्स हो गए इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, और हमने आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारे और। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, टैक्सेशन के लिए आज हम इतना ही करते हैं स्टार्टिंग के लिए। अगली क्लास के अंदर हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब सुनो मेरी बात, हमारी क्लास अब वीक में एक बार होगी हर सब्जेक्ट की, मैंने जो बताया इनको। ठीक है, मे बी अगले हफ्ते होगी टैक्स की क्लास, पर अकाउंट्स की शायद इसी वीक में ही होगी एक और क्लास। ठीक है, और टैक्स की क्लास हमारी अगले हफ्ते होगी। अब इज दैट क्लियर? रिजल्ट्स तक हम लोग हफ्ते में एक ही क्लास रखेंगे पर सब्जेक्ट। ठीक है, पर्पसेस कि आपको टैक्स के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए, डेमो भी हो जाए। ठीक है, सारे दोस्तों को बोलो आने के लिए क्लासेस में। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंटली आते रहोगे तो आपका एक इंटरेस्ट बना रहेगा। रिजल्ट जो भी हो यार, आज नहीं तो कल पढ़ना तो है ही है। कहाँ जा रहे हो, ग्रेजुएशन में भी टैक्स आना ही है। ग्रेजुएशन में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, ये सब ग्रेजुएशन में आने हैं, बट ग्रेजुएशन का लेवल होता है कम। ठीक है, सीए का लेवल होता है ज़्यादा, बस ये फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ग्रेजुएशन में आना तो है ही है ये सब। तो मना मत करो कि हाँ यार आने का क्या फ़ायदा कि अभी रिजल्ट नहीं आया, तो ये चीज़ सही नहीं है, आना चाहिए मेरे हिसाब से भी। और आपको कौन सी इसके लिए फ़ीस देनी है यार, अभी कौन सी फ़ीस देनी है, आपको रिजल्ट तो आने दो, तब तक आपको एक डेमो डेमो में ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अपनी बेसिक नॉलेज भी जज करते हो, टीचर्स का भी देख लेते हो, और टीचर से सवाल कर सकते हो। सबसे बड़ा लाइसेंस आपके पास अभी ये है कि पूरी रिसर्च करो घर पर बैठ के, पूरी इन डेप्थ रिसर्च करो। ठीक है, अच्छे से रिसर्च करो, दूसरे टीचर्स को देखना है, यूट्यूब पर देखना है, देखो, रिसर्च कर लो, और रिसर्च करके आप टीचर से क्या करो, क्वेश्चंस पूछो, देखो वो कितना आंसर देते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से वो आंसर्स दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, यही बेस्ट वे है जज करने का। अगर आपको जज ही करना है, डेमो क्लासेस का पर्पस यही है कि आप टीचर्स को जज कर रहे हो कि भाई सही पढ़ा देंगे या नहीं करा देंगे। और बेटर वे, अदर वे इज़ कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट वाले, उनसे फीडबैक ले सकते हो, वो तो रिव्यूज़ हैं ही हैं। उसके अलावा आप पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हो, जो हमारे पुराने पास आउट्स हैं, उन्होंने भी फीडबैक देने हैं, तो वो तो आते ही रहेंगे एग्ज़ाम्स के अंदर, आपके पढ़ाई के समय भी आते रहेंगे बीच बीच में मिलने के लिए। तब जब जब आया करेंगे तब तब बुला लिया करूँगा, वो तो है ही है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको आगे क्या करना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ ये करना है जो कर रहे हो ना अच्छे से करो, कंसिस्टेंटली करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि मतलब हम लोग जो है ऑनलाइन में कर लेंगे या कुछ ऐसे कर लेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब तक आपको सबक मिलेगा ना, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। आपको सबक मिलेगा लेट,
अभी अभी समझ जाओगे, और जितना कंसिस्टेंटली कर लोगे, सारी मेहनत आपको ही करनी है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लो, मेहनत आपको करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, ये बात तो मैं अभी लिख कर दे रहा हूँ। मेहनत आपकी है, कोई भी एकेडमी आपको ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के नहीं करवाने वाली, इतना एफर्ट नहीं कर सकता कोई भी, सबको करना आपको खुद है। मेरी बात समझ में आ गई? मेहनत आपको करनी है, आप डिसाइड करो कि मेहनत कितनी कर सकते हो आप। मेहनत करोगे तो जरूर एकेडमी। अब मैं एज अ टीचर, मेरे लिए बस ये है कि मेहनत करता रहे बच्चा, नहीं तो डांट खाएगा। क्लास में खड़े रखूंगा, और इंटर में भी होता है, क्लास में खड़े रखता हूँ। होमवर्क नहीं करके आओगे, क्लास में खड़े रहोगे। अब वो चाहे तुम इसके लिए, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या तुम्हें बुरा लगे, मेरे को मैटर नहीं करता। तुम आओ मेरी क्लासेस में या ना आओ, मुझे मैटर नहीं करता। मैं ऐसा हूँ तो हूँ। और वो शायद कई बच्चे जो रिजल्ट पास आउट हो जाते हैं उसके बाद याद करते हैं, सर अगर ना किया होता तो शायद हम लोग इतने डिसिप्लिन्ड ना होते पढ़ाई के अंदर। और वो अच्छी बात भी होती है कई बार। और कई बच्चे बुरा मान जाते हैं उस चीज़ का, अरे सर, सर तो बात बात पे डांटने लग जाते हैं। अबे डांटने लग जाते हैं, तुम मुझे बताओ किसके सामने अच्छा, वो कई बच्चे भी होते हैं, सर बेइज्जती कर देते हो, इज्जत उड़ा देते हो हमारी सबके सामने। मैं कहता हूँ तुम्हारी बेइज्जती तो किसकी होती है, मुझे एक बात बताओ। जिसकी कोई इज्जत होती है उसकी बेइज्जती होती है ना। अभी तुम्हारी इज्जत है ही कहाँ? तुम इज्जत क्यों सोच रहे हो? डिग्री होगी तो इज्जत होगी। इज्जत होने का डर हमारा है, हमारी बेइज्जती होने का डर है। क्यों? एक लेवल पे इज्जत बनाइए बच्चों के सामने, पता है कि यार अब आज आके मुझे कोई सुना जाए तुम कहोगे यार ये क्या है नहीं समझे? तो वहां बेइज्जती होने का डर है। जो जो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे रहता है उसी को तो नीचे गिरने का डर है ना। तुम हो ही ग्राउंड फ्लोर पे, ओ गिर जाएंगे गिर जाएंगे। गिर जाएंगे, कौन सी लग जाएगी चोट? तो आप लोगों का रिस्क लेने का पूरा चांस है, आप लो, पढ़ाई करो और एंजॉय भी करो। पढ़ाई को भी एंजॉय करो, बर्डन लेके मत पढ़ो, एंजॉय करो। जो अभी बैच है ना, ये पिछले जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बार बार इस बैच की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं हर बार नहीं बोलता हूँ ये बात। पिछले बैच ऐसा नहीं था, उससे पिछला, ठीक है, हर बैच अच्छा ऐसा नहीं होता है, बट ये बैच में मेहनत। अच्छा क्या है कि ये बच्चे मेहनती हैं, मज़ा आता है मेरे को इनके साथ। क्योंकि चाहे बच्चे बच्चे क्लास, मतलब कुछ बच्चे आते हैं, जब बच्चे क्लास में आते हैं ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मेहनती हैं। और मेहनत वाले बच्चों के साथ कंपटीशन रखना बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है। शायद आपका वो लेवल ना भी होना, अगर उनका लेवल थोड़ा सा हार्ड है तो आप उनको कोशिश करते हो टच करने की, और टच करने के चक्कर में आप भी पास हो जाते हो। और ये मैंने देखा है, ऐसा होता है, अपने लाइफ में भी ऐसा होता है। ठीक है? तो मेहनत करोगे कंसिस्टेंटली, क्लासेस सारी अटेंड करो, कोई भी क्लास मिस मत करो। ठीक है? और टाइमली आओ। ठीक है भाइयों? तुम लोग भी टाइमली आओ, ये बेचारी पहले से बैठी हुई थी। ठीक है? और अगली क्लास से बेटा उसको भी बोलना, जया को, और बाकी बच्चे भी, गौतम वगैरह शायद अगली क्लास से आ जाएं। ठीक है? तो अगली क्लास मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।